हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में एनसीआरबी की रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें अलग अलग तरह के डेटा सामने आए हैं। आज का जो हमारा डिस्कशन है साइबर अपराध से संबंधित डेटा और डेटा से ज़्यादा महत्वपूर्ण जो प्रक्रियागत खामियां हैं भारत के अंतर्गत, एक स्ट्रक्चरल कमियां जो मौजूद हैं उन पर हम बात करेंगे। आज का जो टॉपिक है वह है कैसे निपटारा हो भारत के साइबर अपराधों का एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक। और भारत के का मतलब भारत में मौजूद जो साइबर अपराध की स्थितियां हैं उनको रोकने के लिए जो पुलिस प्रशासन मौजूद है, प्रशासन के द्वारा किए जाने वाले कार्य मौजूद हैं, वो कैसे लाभकारी साबित हो सकते हैं। अगर किसी परीक्षा में ऐसा कोई सवाल आपके सामने आ जाता है तो सबसे बड़ी चुनौती होती है ऐसे डायनेमिक सवाल को सॉल्व करने की। कई बार हम ये बात नहीं समझ पाते कि इस तरह के प्रश्न में किस तरह के हम आंकड़ों का उपयोग करें, किस तरह की बात वहां पर लिखें, क्योंकि केवल डेटा लिखना महत्वपूर्ण नहीं है, उस प्रक्रिया को समझना भी महत्वपूर्ण है। जीएस पेपर 3 के अंतर्गत यह विषय आता है और जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत ज़्यादा डायनामिक है। करंट के टॉपिक्स से ही उसमें जो सवाल हैं बहुत ज़्यादा मोस्टली पूछे जाते हैं। ठीक, आगे बढ़ें। आज इस टॉपिक में हम इसको थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट के लिए ही डील करेंगे। ठीक, जो टॉपिक है वह है इंडिया साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स मोर देन पैचेस। तो इसमें कहा गया है कि भारत का जो साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर है, साइबर के लिए जो बनाई गई अवसंरचना है, उसके लिए हमें पैचेस से कहीं ज़्यादा आगे बढ़कर कार्य करने की आवश्यकता है। साइबर का मतलब क्या हुआ? कोई भी कंप्यूटर या मोबाइल या किसी अन्य तकनीक के माध्यम से जो डिजिटल व्यवस्था हमारे सामने, डिजिटल दुनिया बनी हुई है, उससे जुड़े अपराध, उसके लिए हमें अब पैचेस नहीं लगाने हैं। ये आर्टिकल ये कहता है। पैचेस का मतलब जैसे कोई कपड़ा फट गया, उसमें जहां से फटा है उसके ऊपर हमने कोई अलग से कपड़ा लगाकर सिल दिया, ठीक, उसको थिगड़ी बोलते हैं। अब वो नहीं लगाने, इससे कहीं आगे जाकर कार्य करने की आवश्यकता है। तो देखते हैं क्या बात कही गई है। तो एनसीआरबी की रिपोर्ट में जो डेटा है वो महत्वपूर्ण है, उससे ही आगे की बात की जाएगी, उसको देख लेंगे। वर्तमान व्यवस्था में क्या क्या कुछ बातें हैं उनको जानेंगे। ठीक, समस्या के क्या बिंदु हैं उनको समझेंगे, समाधान का पक्ष देखेंगे और एक सवाल आप मेंस के स्तर पर लिखने का अभ्यास करेंगे, क्योंकि मेंस के लिए ये जो विषय है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। स्टार लगा लीजिए। जीएस पेपर 3 साइबर अपराध और साइबर सुरक्षा, साइबर जो स्ट्रक्चर है उसके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, इस तरह का जो टॉपिक है उसको कवर करता है। तो एनसीआरबी की रिपोर्ट क्या बताती है? सबसे पहली बात कि पिछले 5 सालों में साइबर अपराध के मामलों में लगातार वृद्धि देखी गई है। ठीक, पिछले 5 सालों में, कब से कब तक? 2016 से डेटा उठा ले तो 2016 में जहां मामले 12,317 दर्ज किए गए थे, याद रखिएगा दर्ज किए गए थे, क्योंकि वास्तविक कितना रहा होगा इसके बारे में आंकड़े नहीं, हम केवल दर्ज आंकड़ों के आधार पर ही बात कर सकते हैं। और 2020 में जब देखा तो कितने हो गए? 50,035 मामले दर्ज हो गए। तो वृद्धि तो दिखाई दी हमें। ठीक, इसके अलावा ये जो वृद्धि है इसका एक बड़ा कारण क्या है कि भारत में आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ रहा है। हमने कोविड काल में भी देखा कि हमने डिजिटल जो तकनीकें हैं, डिजिटल दुनिया है, इसका इस्तेमाल कितना ज़्यादा बढ़ा दिया। ठीक, आप सब भी कर रहे हैं, मोबाइल का इस्तेमाल हम सभी कर रहे हैं। तो जैसे ही डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल बढ़ा तो साइबर अपराधों में भी वृद्धि हो गई। आईसीटी को थोड़ा सा खोल कर देखें हम। आईसीटी क्या है? हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? हम इस्तेमाल कर रहे हैं सॉफ्टवेयर, ठीक, हार्डवेयर, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप। ठीक, इसके अलावा ट्रांजैक्शन हमारे सारे ऑनलाइन होते जा रहे हैं। भारत में डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया ही जा रहा है और डिजिटलीकरण के साथ साथ भारत सरकार इस वक्त जो ट्रांजैक्शन है नकदी में कम करने की ओर प्रयासरत है। इसके अलावा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, हम देख रहे हैं कि जो प्लेटफॉर्म्स है, प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, खासकर व्हाट्सएप है, ट्विटर, अगर इंस्टाग्राम की बात कर लें, फेसबुक की बात कर लें, इन सब की दुनिया में जो है यूजर्स की संख्या बढ़ती जा रही है और यूजर्स इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं। तो जितना ज़्यादा इस तरह की व्यवस्थाओं में लोग अपना समय व्यतीत करेंगे, एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, उतना ही ज़्यादा फिर जो अपराध होंगे वो भौतिक दुनिया में तो हो ही रहे हैं, उसके अलावा यहाँ पर भी हमें बढ़ते हुए दिखेंगे। जितने ज़्यादा यूजर इससे जुड़ेंगे उतना ज़्यादा डेटा जनरेट होगा, उतना ज़्यादा इंटरनेट की आवश्यकता पड़ेगी और इंटरनेट के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग की भी व्यवस्था होती है। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं आईसीटी की। ठीक, यही प्लेटफॉर्म है आईसीटी के। अगर एग्जाम्पल के तौर पर कोई आपसे पूछे तो बेसिक जानकारी आपको पता हो। अब एक और इसमें नाम आया है एनसीआरबी का। ठीक, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ये क्या है? ये किस तरह से कार्य करता है? क्यों स्थापित किया गया? इसके बारे में भी जान लें। तो एनसीआरबी यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, इसकी स्थापना किसकी किसकी सिफारिश के आधार पर की गई थी? इसमें पहला नाम
टंडन समिति की सिफारिश याद रखिए, राष्ट्रीय पुलिस कमीशन 1977 से 1981 तथा गृह मंत्रालय के टास्क फोर्स की सिफारिश के आधार पर की गई। क्यों की गई? अपराध और अपराधियों की सूचना, उनका संग्रह और उनका मैनेजमेंट, ठीक, या उनकी रिपोजिटरी के रूप में इसको कार्य करना था। इसने कार्य किया। 1986 में इसको स्थापित किया गया। कब? 1986 में। अब याद रखिए सारे फैक्ट महत्वपूर्ण है आपके लिखने के लिए भी, प्रश्न के किसी उत्तर में, और अगर कोई ऑप्शनल क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो भी आपको पता हो। अब इसके बाद क्या किया गया कि 2009 में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो को अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम परियोजना की मॉनिटरिंग, समन्वय और कार्यान्वयन की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई। इसलिए आप देखते हैं कि सारे जो डेटा वगैरह कलेक्शन है वो एनसीआरबी के पास रहता है। एनसीआरबी ही आंकड़ों को पब्लिश करता है और देखता है उन सभी पुलिस स्टेशन और सभी अवसंरचनाओं के अंतर्गत प्राप्त आंकड़ों को एकत्रित करके। यानी देश में यह परियोजना लगभग 15,000 पुलिस स्टेशनों तथा देश के 6,000 उच्च कार्यालयों को जोड़ती है। तो सभी कार्यालयों से प्राप्त होने वाला डेटा एनसीआरबी के पास मौजूद रहता है और वही समय समय पर उनको फिर एनालाइज करके एक साथ जोड़ करके पब्लिश करता है। ठीक, जो डेटा हमारे पास आया, अब हम उसके मुताबिक कुछ चीज़ों को समझते हैं। वर्तमान व्यवस्था के हिसाब से क्या चल रहा है, क्योंकि उत्तर लिखने में छोटे छोटे से पॉइंट्स है, मैं स्टार मार्क कर दूंगा, उसके हिसाब से आपको समझ लेना है। साइबर अपराध की जांच करने के लिए जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनकी क्षमता अभी सीमित है। हमारे पास कई सारी इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, हमने देखा कि एनसीआरबी ने कितने सारों को जोड़ रखा है, लेकिन अभी भी उनकी जो कैपेसिटी है वो आज की आधुनिक दुनिया के मुताबिक नहीं है। ठीक, और अगर आज के समय में जो क्राइम हो रहे हैं उसके लिए उनके पास रिसर्चर्स, ठीक, उनके पास उसका इंस्पेक्शन करने के लिए, उसके पास डेटा का एनालिसिस करने की व्यवस्था उनके पास इतनी बेहतर नहीं है। इसके अलावा एक केस का हम जिक्र यहाँ पर करेंगे। उस केस में जो इलेक्ट्रॉनिकली मिलने वाले जो एविडेंसेस होते हैं, जो साक्ष्य होते हैं, उनको कैसे एक्सेप्ट किया जाता है, उस व्यवस्था का पता चलेगा। केस है अर्जुन पंडित राव खोटकर बनाम कैलाश कुशान राव गोरंट्याल और अन्य मामला। इसमें इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्वीकार्यता को के विषय को लेकर के सवाल खड़ा हुआ। पहले कि अगर हम कुछ मामलों को देखें तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मिलने वाले जो भी साक्ष्य होते थे, मीडिया हो या किसी भी अन्य सेक्टर हो, तो उनको लेकर के किस तरीके से प्रूफ माना जाए या ना माना जाए, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के ही डिसीजन में आपको अंतर देखने को मिलता था। इस केस में कुछ इसका निपटारा किया गया। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B(4) के तहत अब यह कहा गया कि यदि मूल साक्ष्य नष्ट हो गया या वह उपलब्ध नहीं है तो उसकी द्वितीय प्रति को लाने के लिए एक प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी और ये आवश्यक होगा। ठीक, एक केस से जुड़ा मामला है जिसमें फिर इसको लाने की जो स्वीकृति है या फिर जो अनिवार्यता है उसके बारे में बताया गया। ठीक, इसके अलावा जो व्यवस्था है पूरी पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, ये किसके पास है? राज्य सूची का विषय है तो राज्यों के पास है। तो अपराधों की जांच करना, आवश्यक साइबर अवसंरचना बनाने का जो प्राथमिक दायित्व है वो किसका है? राज्यों का है। पूरा स्ट्रक्चर बनाने का दायित्व राज्यों का है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जितनी भी एजेंसीज हैं इन्फोर्समेंट से रिलेटेड वो सभी राज्यों के पास है, उसमें केंद्र की भी भूमिका है। हम केवल ये नहीं कह सकते कि केवल राज्यों का दायित्व था उन प्रक्रियाओं को बेहतर करने का, उसमें केंद्र की भी भूमिका थी। तो आईटी अधिनियम और अन्य कई प्रमुख कानून जो है वो केंद्रीय हैं। ठीक, अब सरकार प्रवर्तन एजेंसियों के लिए समान वैधानिक प्रक्रियाएं विकसित करने के लिए जिम्मेदार है। तो ऐसे में सरकारों की जिम्मेदारी यहाँ पर बनती है कि वो उन प्रक्रियाओं को बेहतर करें जो इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को संभालती हैं, इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाती हैं। एक एक करके अभी हम इनको भी देख लेते हैं कौन कौन सी चीजें। तो साइबर अपराध से निपटने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, जिसे आप I4C के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना की गई है इसी व्यवस्था को बेहतर करने के लिए। ठीक, लेकिन सवाल कब खड़े होते हैं कि व्यवस्था तो है लेकिन वो और बेहतर कैसे हो। ठीक, हर व्यवस्था अपने आप में एक निश्चित समय के बाद उतनी कामयाब नहीं रह जाती जितनी वह स्थापना के समय रही होगी, क्योंकि आने वाले समय में तकनीक उन्नत होती जाएगी और जो स्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है वो पुराने होते जाएंगे। ठीक, तो इसको गृह मंत्रालय के तहत जो स्थापित किया गया है, तो ऐसे में जो बुनियादी ढांचा मौजूद है उसके अंतर्गत जो कमी है उसको भी दूर करने की जरूरत है। तो साइबर अपराधों की जांच के लिए कोई अपना अलग प्रक्रियात्मक कोड यानी प्रोसीजरल कोड भी नहीं है, ये भी एक समस्या है। दूसरा, पारंपरिक अपराध जो होते हैं उनके अंतर्गत जो साक्ष्य मिलते हैं उनकी तुलना में जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हैं वो अपने नेचर में पूरी तरह से भिन्न होते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई क्राइम सीन पर गया, कोई इंस्पेक्शन करने वाला है, उसको वहां पर क्या क्या चीजें उठानी होंगी, जैसे
फिंगरप्रिंट्स हो सकते हैं, मौजूदा परिस्थितियों को देखना हो सकता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक या साइबर अपराध के मामले में, वहां पर ऐसा तो कोई क्राइम सीन मौजूद इस तरह से नहीं होगा, और होगा तो वो वैसा नहीं होगा जैसा किसी पारंपरिक अपराध के मामले में होता है, किसी हत्या के मामले मान लीजिए हो गया। ठीक, अब यहाँ पर जो हत्या हुई उसमें अगर किसी डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल किया गया या किसी व्यक्ति को गुमराह किया गया, तो उसके जो फिंगरप्रिंट्स होंगे या हम कहें फुटप्रिंट्स होंगे, वो डिजिटल प्रक्रियाओं से संबंधित होंगे। ठीक, तो इनसे अलग है। ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों से निपटने के लिए जो मानक हैं और समान प्रक्रियाएं हैं, उनको भी निर्धारित करना बहुत जरूरी है। ये एक खामी है, याद रखिए इसको। इसके अलावा राष्ट्रीय मानक ब्यूरो द्वारा कुछ मानक बनाए गए हैं, जैसे IS, ISO, IEC 27037, 2012, कुछ ऐसा नाम है। क्या है ये? कुछ नहीं, ये व्यापक डिजिटल साक्ष्य की पहचान, उनका संग्रह, उनका अधिग्रहण और उनके संरक्षण के लिए इसमें दिशा निर्देश बताए गए हैं। अब दिशा निर्देश इतने कठिन नहीं है कि किसी व्यक्ति को समझ में ना आए, मतलब हमारे आपके लिए नहीं, ये उन लोगों के लिए है जो वहां पर एक्सपर्ट के तौर पर कार्य कर रहे हैं। तो ये दस्तावेज उत्तरदाता और विशेषज्ञ दोनों के लिए आसान है। थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा है, आसान करके समझ लीजिए। इसमें उत्तरदाता किसे कह रहे हैं? जैसे पुलिस स्टेशन का कोई अधिकृत या पुलिस इंस्पेक्टर हो सकता है, जिसको उस अपराध की जांच करने का जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो उत्तरदाता कहलाएगा यहाँ पर। और जो विशेषज्ञ है, विशेषज्ञ कौन है? जो अब उस एविडेंस को जाकर के जांचेगा, जिसके पास उसको जांचने की विशेषज्ञता मौजूद है। ठीक, कौशल है, तकनीकी मुद्दों को समझने की, संभालने की क्षमता है। इन दो लोगों की जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। लेकिन जो समस्या है वो क्या है? वो है दिशा निर्देशों का सावधानी पूर्वक पालन करना जरूरी है। इससे जुड़े जो चैलेंजेस हैं वो आते हैं, अभी हम आगे एक दो की बात कर लेंगे। ठीक, एक प्रक्रिया शुरू की गई थी उच्च न्यायपालिका द्वारा, महत्वपूर्ण प्रयास किए गए थे। उन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की प्रस्तुति, यानी उनको पेश करने से लेकर उनको वापस से प्राप्त करने के लिए, उनके प्रमाणीकरण के लिए और उनके रखरखाव या संरक्षण के लिए एक व्यवस्था बनाने की बात की। अप्रैल 2016 में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें इस व्यवस्था को बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। 2018 में उन्होंने मसौदा नियमों के लिए एक 5 न्यायाधीशों की समिति का गठन किया। अब इन 5 न्यायाधीशों की समिति ने क्या किया कि विशेषज्ञों को बुलाकर पुलिस और जांच एजेंसियों के साथ विचार विमर्श किया और नवंबर 2018 में अपनी जो रिपोर्ट है उसको अंतिम रूप दे दिया और जो ड्राफ्ट है सरकार को सौंप दिया। यहाँ पर समस्या क्या है? ये वाली, इतनी बेहतर तरीके से उन्होंने एक व्यवस्था को बनाया होगा, ड्राफ्ट किया होगा, एटलीस्ट उस पर कुछ बात होनी चाहिए थी। तो जो ड्राफ्ट नियम है उनको अभी तक कानूनी रूप नहीं दिया गया है। ठीक, तो ऐसी जो प्रक्रियागत सुधार की बात आती है, सुधारों को भी लागू करना सरकारों के लिए बहुत जरूरी है। हम उन छोटे छोटे पॉइंट्स को यहाँ पर इंगित कर रहे हैं या आपके सामने रख रहे हैं, जो आपको उत्तरों में एक एक लाइन के रूप में आप लिख सकते हैं। क्योंकि सेशन लंबा है, सेशन में कई सारी बातें होंगी, लेकिन ज्यादा बातें इसलिए हैं ताकि आप उनसे अपने मतलब की कम बातों को निकाल करके उत्तर को लिख सकें। इसके अलावा अगली समस्या, तकनीकी कर्मचारियों की कमी। तो भर्ती के लिए जो राज्य है, राज्यों के प्रयास अधूरे बताए गए हैं। जो प्रशिक्षण है, प्रशिक्षण अधूरा है, ठीक से नहीं दिया गया। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई इंस्पेक्टर है या फिर कोई अन्य व्यक्ति है, वो किसी बैकग्राउंड से आता है, उसका एकेडमिक बैकग्राउंड आर्ट्स का हो सकता है, ठीक, किसी अन्य चीज का हो सकता है, ह्यूमैनिटीज के अलावा कल्चरल हो सकता है, साइंटिफिक हो सकता है। लेकिन जरूरी नहीं कि वो उन तकनीकी आवश्यकताओं के मुताबिक उन चीज़ों को समझ सके, उसकी जो बैकग्राउंड है उसको इस दिशा में प्रेरित कर सके। ऐसे में क्या ज़रूरी है कि उसको इसके लिए एक तरीके का प्रशिक्षण दिया जाए। तो प्रशिक्षण अगर नहीं दिया गया है तो वो कैसे इन चीज़ों को हैंडल कर पाएगा। यही यहाँ पर बात आई है कि तकनीकी कर्मचारियों की कमी है, प्लस जितने हैं उनको प्रशिक्षण नहीं मिला हुआ, तो प्रशिक्षण आवश्यक है। एक केस है आरुषि हत्याकांड, जहाँ आपको याद होगा डॉक्टर नूपुर तलवार बनाम स्टेट ऑफ यूपी और अन्य मामला। इसमें भी कुछ ऐसी ही कमियां देखी गई, जहां पर न्यायपालिका ने उसके बाद जो पुलिस अधिकारी वहां पर मौजूद थे उनसे इस बारे में कहा। तो जो विशेषज्ञ हैं, जो विशेषज्ञों को उत्तरदाता ने जो साक्ष्य सौंपे थे, अभी हमने पीछे देखा ना उत्तरदाता कौन था, विशेषज्ञ कौन है, तो उसमें इंटरनेट लॉग विवरण, कंप्यूटर लॉग विवरण, राउटर लॉग विवरण प्रदान नहीं किया गया। मान लीजिए कि कोई साइबर अपराध हुआ होगा, ठीक, साइबर अपराध में लॉग विवरण का मतलब क्या हुआ कि इंटरनेट इस्तेमाल किया गया था कि नहीं, जो राउटर है वाईफाई का, वाईफाई से मिलने वाला जो डेटा है, लैपटॉप का उपयोग किए जाने वाला डेटा है, अगर वो प्रोवाइड ही नहीं कराया गया एक्सपर्ट्स को,
तो वो केस कैसे अपने आप में ठीक तरीके से सॉल्व किया जा सकेगा। ठीक, तो जो प्रक्रियागत खामियां हैं वो केवल तभी दूर हो सकेंगी जो तकनीकी पक्ष है उसके समझने के लिए जब उनको उचित प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा आईटी एक्ट 2000 का है, उसमें जांच एक पुलिस अधिकारी द्वारा की जाने की बात कही गई, ऐसे मामले जो साइबर अपराधों से संबंधित होते हैं। अब जो पुलिस अधिकारी जांच करेगा वो किस पद का हो, निरीक्षक यानी इंस्पेक्टर के पद पर हो, लेकिन ज्यादातर जो पुलिस स्टेशन मौजूद है उसमें इंस्पेक्टर्स की संख्या सीमित है। ऐसे में इंस्पेक्टर जो जांच है किसको सौंप देते हैं, सब इंस्पेक्टर्स को, यानी अधिकांश जांच कौन कर रहे हैं, उप निरीक्षक यानी सब इंस्पेक्टर्स। तो ये एक बड़ी समस्या बन जाती है। हालांकि ये इतना खराब मामला नहीं है, वो भी जांच कर रहे हैं, लेकिन जांच जो की जा रही है उनको अधिकृत किया जाना चाहिए। ठीक, इसको भी हम देखेंगे। तो समाधान के पक्षों की बात करते हैं, इन समस्याओं में क्या हो सकता है। पहला तो ये कि राज्य सरकारों द्वारा जो क्षमता का निर्माण है वो बेहतर तरीके से करना होगा, तभी जो पूरा स्ट्रक्चर है वो चेंज हो सकेगा। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात की जा रही है यहाँ पर, एक बड़े बदलावों की बात। तो हर एक जिले में या रेंज में एक अलग साइबर पुलिस स्टेशन बनाना होगा, क्योंकि अभी की स्थितियां ऐसी हैं कि साइबर पुलिस स्टेशन के मामलों में अलग से कोई साइबर पुलिस स्टेशन हमें कई राज्यों में दिखाई नहीं देते। जो साइबर सेल है वो उन्हीं के अंतर्गत छोटे मोटे लेवल पर स्थापित कर दी जाती है, या फिर जो तकनीकी ज्ञान है, तकनीकी ज्ञान के नाम पर उनको केवल कुछ ही जानकारियां होती हैं, कंप्यूटर सिस्टम, इंटरनेट की जानकारी, कॉल लॉग्स निकालना। इससे आगे बढ़कर भी चीज़ों को अब समझाना होगा। तो जो व्यवस्था पुरानी हो गई है उसको दुरुस्त करना होगा। तकनीकी रूप से योग्य कर्मचारी रखने होंगे जो साइबर अपराध के दुनिया में जो और गहरे अपराध होते जा रहे हैं, बैंकिंग फ्रॉड है या फिर कोई अन्य लेवल की हैकिंग है, उससे कैसे निपटेंगे। इसके अलावा आईटी एक्ट की धारा 80 में संशोधन किया जाए ताकि जो उप निरीक्षकों को साइबर अपराध की जांच करने भेजा जाता है वो एक तरीके से अधिकार उनको मिल जाए और वे अधिकृत रूप से उसकी जांच कर सके। तो यहाँ पर एक जो समस्या है उसको सॉल्व किया जा सकेगा। इसके अलावा राज्यों की जो फॉरेंसिक लैब हैं उनको अपडेट करने की जरूरत है, नई टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। इसके अलावा अब एक नया एंगल जुड़ रहा है क्रिप्टो का। तो क्रिप्टो के क्राइम अभी लिमिटेड दिखाई देते हैं, लेकिन आने वाले समय में ये भी कहीं ना कहीं बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो क्रिप्टो के लिए तैयारी अभी से की जानी होगी, तभी तो हम फिर अपराधी को पकड़ पाएंगे, ना कि जब अपराध हो जाए उसके बाद फिर अब हम उस चीज को पढ़ना शुरू करें। ये एक बड़ी बात है। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा डेटा लोकलाइजेशन का, ठीक, यानी डेटा के स्थानीयकरण का आता है। विदेशी क्षेत्रों से साक्ष्य एकत्र करना अभी कठिन है। कई बार अपराध ऐसे होते हैं जो विदेशी क्षेत्रों में हो जाते हैं, या भारत में हुआ भी तो उसका जो डेटा है, जो मूल उसकी कंपनी उसके पास मौजूद है। अब हमें जब डेटा मंगाना होगा तो डेटा इतनी जल्दी नहीं आ पाएगा, या आएगा भी तो लिमिटेड आएगा, तो उसको लाना मुश्किल है और प्रक्रिया धीमी है। एक एजेंसी का नाम आता है यूएस की गैर लाभकारी एजेंसी, यानी नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन, जिससे अभी भी हम डेटा लेते हैं। तो ऑनलाइन बाल यौन शोषण सामग्री पर यह साइबर टिपलाइन रिपोर्ट हमें प्रदान करता है। अगर हमारे पास खुद का डेटा लोकलाइजेशन होगा, डेटा हमारे पास मौजूद होगा, तो हमें इतनी ज़्यादा इस तरह की संस्थाओं पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे में डेटा को हमें देश के अंतर्गत ही स्टोर करना शुरू करना होगा, तभी इस तरह के जो समाधान है वो निकल सकेंगे। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकारों को भी मिलकर काम करना होगा, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, खासकर साइबर अपराधों के मामले में। और इससे जुड़े वैधानिक दिशा निर्देश तैयार करने होंगे ताकि दोनों राज्यों के स्तर पर हो या केंद्रीय कानूनों के स्तर पर हो, जो विसंगतियां हैं उनको दूर किया जा सके। इसके अलावा साइबर बुनियादी ढांचे का विकास और विकास में जो फंडिंग है उसकी उपलब्धता बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक फंडिंग नहीं होगी, क्योंकि सारा मामला तो पैसे से ही जुड़ा है, तो जब तक फंडिंग बेहतर तरीके से नहीं होगी तब तक तकनीकी उन्नत या फिर जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो हमारे पास नहीं आ सकेगी। और आने वाले समय में जैसे भारत डिजिटल रुपए लाने की बात कर रहा है, तो इस तरह के मामलों में जैसे जैसे देश तरक्की करता जाएगा वैसे वैसे इससे जुड़े अपराधों की प्रवृत्ति आपको दिखाई देगी कि बढ़ रही है। ठीक, उसे ही हमें संभालना होगा और इस प्रक्रिया को अपनी और अपडेट करना होगा और पूरे स्ट्रक्चर को अपडेट करना होगा। ठीक, तो इस सेशन में हमने बहुत सारे कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट किया है, उनको आप नोट कर लीजिएगा। अब बढ़ें सवाल की तरफ। तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक भारत में साइबर अपराध के मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है। इन अपराधों से निपटने के लिए बनाई गई मौजूदा संरचना पर चर्चा करते हुए सुधार के उपाय सुझाइए। तो कुछ कानूनों का जिक्र आपको करना है और जो समस्या के बिंदु हैं उनको इंगित करते हुए फिर
सुधार के उपाय बता देने हैं। 250 शब्दों में आप चाहें तो इसको लिखने का अभ्यास कर सकते हैं। उम्मीद है आज के सेशन में आपने कुछ सीखा होगा। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में कुछ अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। शुक्रिया।